रिएक्शन बैलेंसिंग के एक शीट कर ली थी हमने क्लास में, बाकी और सवाल क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए। वो बेटा वो कोई पर्टिकुलर पूछना है उनमें से? शीट नंबर 4 का 8। शीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8। NH4 whole 3 ice PO4 plus PbNO3 whole 4 will give Pb3NO4 whole 4 and NH4NO3। तो दो आयंस इन्वॉल्व है बेटा, यहाँ एक मेटल इन्वॉल्व है। एक NH4 का आयन देख रहे हैं आप, NH4 का आयन यहाँ इन्वॉल्व है और 3 आयन इन्वॉल्व है, बल्कि NO3 का भी आयन इन्वॉल्व है और PO4 का आयन भी इन्वॉल्व है। बचा एक मेटल, ठीक है। लेड जो है हमारा मेटल है, तो 3 आयन और एक मेटल इन्वॉल्व है इस केमिकल रिएक्शन में। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। कल याद है टेक्निक जो बताई थी? मीन हो, मेटल, फिर आयन, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन दिख रही है लेकिन वो मेटल, वो आयंस के अंदर है, तो ऑक्सीजन को अलग ट्रीट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले पीबी को बैलेंस करते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं। अब उसके बाद आयंस को देखना स्टार्ट करें तो NO3 के आयन यहाँ 12 हैं, यहाँ NO3 1 है, तो इसको एक काम करते हैं 12 कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये 12 कर दिया तो NH4 12 हो गया। NH4 इधर कितने हो गए बेटा? 12। अभी यहाँ NH4 कितने हैं? 3। तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ? यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो NH4 भी 12 हो जाएंगे। PO4 अब इधर कितने हैं? 4, और इधर PO4 कितने बेटा? हो गई ना बैलेंस? नहीं क्या? बैलेंस हो गई ना? हाँ, और कोई क्वेश्चन बेटा? हाँ, कौन सा? इसी शीट का 10th। C7H17 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये नहीं किया आप लोगों ने ट्राई? सारे नहीं किया अभी तक? हाँ, 4 नहीं की, बाकी किए। चलिए 10th वाला देख लेते हैं। 4th वाली थोड़ी डिफिकल्ट है क्या कंपेयर टू अदर्स? केवल 4 सवाल लास्ट के। बेटा रिएक्शन बैलेंसिंग कोई मुश्किल बात नहीं होती है, लेकिन आनी चाहिए हमको। अगर आप सिंपल रूल्स फॉलो करेंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग में दिक्कत आती है, वो हम रिडॉक्स में सीखेंगे। जब रिडॉक्स आएगा तब हम सीखेंगे, उसमें दिक्कत आती है ज़्यादा। लेकिन ये जो सिंपल रिएक्शंस हैं ये आराम से बैलेंस हो जाती हैं। C7H17 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। तो भाई कार्बन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले बैलेंस करेंगे कार्बन को ना, कार्बन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। तो कार्बन यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो क्या कर दूं बेटा? यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब उसके बाद पहले किसको देखूंगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? पहले हाइड्रोजन को देखूंगा। यहाँ 17 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसको डिस्टर्ब करता हूं। 17 चाहिए मुझे इधर, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा? 17/2 से। फ्रैक्शन को लास्ट में डील कर लूंगा, आखिरी में डील कर लूंगा फ्रैक्शन को। जैसे इसको 17/2 किया बेटा मैंने, तो यहाँ ऑक्सीजन अब कितनी हो गई और यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन यहाँ है 14 प्लस 17/2। 14 प्लस 17/2 कितना हो गया? 28 प्लस 17। 28 प्लस 17 हो गया 45/2। तो 45/2 ऑक्सीजन है इस तरफ और इस तरफ 2, तो इसको 45/2 बनाना है मुझे। तो कितने से मल्टीप्लाई करूं 2 को कि वो 45/2 बन जाए? 45/2
4 से करूंगा ना, 45/4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 45/2 बनेगा। राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है बेटा? 45/2। मुझे इधर भी 45/2 चाहिए, तो 45/4 से मल्टीप्लाई करूंगा जब 2 को, तब 45/2 बनेगा। हो गई ना बैलेंस? लेकिन अब फ्रैक्शन को डील करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर गायब हो जाए हर जगह से? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला भी गायब हो जाएगा, ये 2 भी गायब हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4, ये वाला 4 गायब हो जाएगा, 45 बचेगा। ये 7 कितना हो जाएगा? 28। और ये 2 गायब होके ये 17 कितना बन जाएगा? 30। ठीक है, बड़े नंबर्स हैं लेकिन किया जा सकता है बैलेंस। क्लियर है? हाँ बेटा। कौन सा बेटा? कौन सी शीट का? लास्ट शीट का 11th। CaCO3 plus H3PO4 gives Ca3PO4 whole twice plus H2CO3। तो कैल्शियम इन्वॉल्व है, कार्बोनेट आयन इन्वॉल्व है, फॉस्फेट आयन इन्वॉल्व है। ठीक है, 2 आयन्स इन्वॉल्व है, कैल्शियम एक मेटल इन्वॉल्व है और हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट। फिर से सबसे पहले किसको बैलेंस करो बेटा? कैल्शियम को बैलेंस करता हूं। कैल्शियम वहां 1 है, LHS में, RHS में 3 है, तो क्या कर दूं? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कैल्शियम अब फिलहाल बैलेंस हो गई। 3 कैल्शियम 3 कैल्शियम। अगला हाइड्रोजन नहीं देखूंगा, पहले आयंस को देखूंगा। तो CO3 आयन अगर देखें, CO3 आयन देखें तो यहाँ 3 CO3 आयन्स हैं, इस तरफ एक ही CO3 आयन है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं इसको? कितने से? 3 से। तो CO3 आयन बैलेंस हो गए। अब PO4 आयन को देखूंगा, PO4 आयन इस तरफ 1 है और इस तरफ 2 हैं, तो क्या कर दूं बेटा? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको। 2 PO4 के आयन हो गए, LHS में भी और RHS में भी। बचा हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं फिलहाल? 6, और यहां भी कितने हो गए? 6। बैलेंस हो गई अपने आप, देख रहे हैं? किसी का क्लियर है? 15th, PbOH whole 4 plus Cu2O will give PbO2 plus CuOH। लेड इन्वॉल्व है, मेटल, कॉपर इन्वॉल्व है, मेटल, हाइड्रोक्साइड आयन इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन लास्ट में इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन को बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ेंगे बेटा, ऑक्सीजन से शुरुआत नहीं करेंगे, ऑक्सीजन हमारी लास्ट के लिए है। शुरुआत करते हैं लेड या कॉपर से। लेड यहां 1 है, यहां भी 1 है, ठीक हो गया, लेड तो बैलेंस्ड है। कॉपर यहां 2 है, यहां यहां एक ही कॉपर है, तो इसको डिस्टर्ब करूं या इसको डिस्टर्ब करूं? इसको डिस्टर्ब करूंगा तो हाइड्रोक्साइड आयन भी डिस्टर्ब होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन वहां 4 है, वहां 4 है, तो यहां भी मुझे 4 तो चाहिए। अगर मैं हाइड्रोक्साइड आयन बैलेंस कर दूं पहले थोड़ा। अब कॉपर आयन देख रहे हैं, कॉपर का यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 कॉपर, तो 4 कॉपर हो गया, 4 कॉपर। लेड 1 है, हाइड्रोक्साइड आयन भी बैलेंस हो गए, बची ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन हो गई ना बैलेंस? कितनी है ऑक्सीजन? यहाँ 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी? 2। बैलेंस हो गया बेटा ये। 17th, KOH plus CO3PO4 whole twice gives K3PO4 plus COOH whole twice। आई थिंक पोटेशियम से स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम मेटल है, यहाँ 1 पोटेशियम है, यहाँ 3 पोटेशियम है, तो सबसे पहले क्या कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर कोबाल्ट मेटल है मेरा, यहाँ 3 कोबाल्ट है, यहाँ 1 ही कोबाल्ट है, ठीक है, क्या करूँ? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस कोबाल्ट को।
अब देखूं PO4 आयन और OH आयन। PO4 आयन को देखूं, PO4 आयन 2 है, यहां एक ही है। PO4 आयन 2 है और यहां 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ऐसा करने में पोटेशियम आयन डिस्टर्ब हो गया। पोटेशियम आयन अब 6 हो गए इधर, यहाँ 3 है अभी भी, तो इस 3 को क्या कर देता हूं बेटा, 6। अब पोटेशियम बैलेंस्ड है, कोबाल्ट बैलेंस्ड है और PO4 भी बैलेंस्ड है, तो लास्ट में बचा हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ कितने हैं, 6, OH 6 है, और इस तरफ भी OH कितने हो गए बेटा, 6। हो गया ना बैलेंस, ठीक है। 19th वाला P2Br6 प्लस HNO3 गिव BNO3 होल 3 i's प्लस HBr। तो शुरुआत करते हैं आई थिंक बोरॉन से। बोरॉन 2 है, यहाँ बोरॉन 2 है, यहां बोरॉन 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बोरॉन लेफ्ट में आता है ना पीरियोडिक टेबल में, मेटल साइड में आता है, तो बोरॉन से स्टार्ट किया, बोरॉन बैलेंस कर दिया। उसके बाद NO3 को बैलेंस करता हूं, NO3 को बैलेंस करने की कोशिश करता हूं आयन को मेटल के बाद। NO3 इस तरफ 1 है, इस तरफ 6 हो चुकी है ना NO3, तो क्या कर दूं बेटा, इसको क्या कर दूं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, NO3 बैलेंस हो गई। अब देख लेते हैं ब्रोमीन को। ब्रोमीन इस तरफ 6 है, इस तरफ 1 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। लास्ट में बची हाइड्रोजन, बैलेंस हो गई नहीं हो गई अपने आप हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड 6 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड भी 6 हाइड्रोजन है, तो ये 1 हुआ और बाकी 6 to 6। बेटा सारे सवाल करिए, सारे सवाल करिए, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है बैलेंसिंग, लेकिन जितना दिया है उतना प्रैक्टिस करिए, तो आपको आदत पड़ेगी बैलेंसिंग की। क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे उतरेंगे, केमिकल रिएक्शन यूजुअली अनबैलेंस दी होंगी बहुत बार, तो हमें अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा, पहले उनको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मोल कंसेप्ट उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। बैलेंसिंग तो करनी ही पड़ेगी मोल कंसेप्ट अप्लाई करने से पहले। और कोई सवाल बेटा, बाकी हो गए या किए ही नहीं, हो गए बाकी, किए नहीं किए, बाकी जितने बच्चे हैं सब खत्म करिए, ठीक है। आंसर शीट में ग्रुप पे डाल दूंगा, इसकी पूरी आंसर शीट ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो जो आप पूछेंगे वो करा जाएगा क्लास में डिस्कस। बहुत सारे हैं ना, और इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान सवाल है, एग्जैक्टली सवाल भी नहीं है, सवाल सॉल्व करने का एक स्टार्टिंग पार्ट है। जो हम आगे सवाल करने वाले हैं उनको सॉल्विंग में स्टार्टिंग में ये करना पड़ेगा, हमको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। बढ़ो आगे, चलिए शुरू करेंगे। यूनिटरी मेथड, तो बेटा 2 टेक्निक्स हैं जो हम मोल कंसेप्ट में यूज करेंगे। 2 टेक्निक्स, यूनिटरी मेथड एंड फैक्टर लेवल मेथड। ये 2 टेक्निक हमें प्रॉब्लम्स को, मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। यूनिटरी मेथड आपने मोस्ट प्रोबेबली पहले भी सुना होगा, सुना है नहीं सुना इससे पहले यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड सुना है नहीं सुना बेटा आज की पढ़ाई में? कभी सुना नहीं यूनिटरी मेथड? कभी नहीं? यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक। तो मोल कंसेप्ट अगर आप यूनिटरी मेथड अच्छे से समझते हैं तो मोल कंसेप्ट की मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स आपसे हो जाएंगी। यूनिटरी मेथड की ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में, मोल कंसेप्ट की हर प्रॉब्लम में यूनिटरी मेथड यूज होगा। तो यूनिटरी मेथड है बहुत सिंपल सा, लगता सिंपल सा है,
लेकिन जब अप्लाई करने पे आते हैं और सही से अप्लाई नहीं किया आपने तो दिक्कत आती है। तो सबसे पहली बात, व्हेन इट कैन बी अप्लाइड, कब अप्लाई किया जा सकता है और कब अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए आपको। डेफिनेशन क्या है यूनिटरी मेथड की? अ टेक्निक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट फर्स्ट, देन स्केल अप और डाउन। पहले एक सिंगल यूनिट के लिए किसी क्वांटिटी को हम फाइंड करेंगे, फिर एक बार सिंगल यूनिट के लिए वो क्वांटिटी पता चल गई, फिर हम किसी के लिए भी वो क्वांटिटी की वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे 10 रुपये में फॉर एग्जाम्पल 5 एप्पल्स आते हैं या 5 बनानास आते हैं, तो 20 रुपए में कितने बनानास आएंगे? सिंपल सा सवाल है। 10 रुपए में 5 बनानास आते हैं तो 20 रुपए में कितने बनानास आएंगे? 10। अभी तो नंबर सिंपल था इसलिए आपने सीधे डबल कर दिया, लेकिन बार बार सिंपल नहीं होंगे नंबर्स। तो जो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे कि भाई 10 रुपये में अगर 5 बनानास आए थे, 5 बनानास आए थे और मुझसे 20 रुपए में या 25 रुपए में या 50 रुपए में या 1 रुपए में कितने बनानास आएंगे ये पूछा, तो हम पहले यूनिट मतलब 1 के लिए गिवन क्वांटिटी पता करेंगे। तो भाई 10 रुपए में 5 बनानास आ रहे हैं तो 1 रुपीज में कितने बनानास आएंगे? 5/10, 5/10 बनानास आएंगे। ये जो भी नंबर LHS में है उसको RHS के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तब हमें यूनिट मतलब सिंगल रुपीस के लिए मिल जाएंगे नंबर ऑफ बनानास। तो 1 रुपए में कितने बनाना आ रहे हैं बेटा? 1 रुपए में कितने बनानास आ रहे हैं? 5/10 या 1/2। तो अब X रुपये में पूछ लिया उसने मुझसे, X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो X रुपये में कितने बनानास आएंगे? 5x/10 या x/2 बनानास। अब इस तरीके की बातें बेटा हम बहुत करने वाले हैं, बार बार करने वाले हैं मोल कंसेप्ट में। ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में यूनिटरी मेथड हम यूज करेंगे। मेथड सिंपल सा है, पहले भी यूज किया नहीं किया आपने? ये यूज किया नहीं किया बेटा इससे पहले अपनी पढ़ाई में? बट मुझे बताइए, ठीक है आपने देखा होगा पहले यूनिटरी मेथड, बट मुझे बताइए कब अप्लाई किया जा सकता है और कब अप्लाई नहीं किया जा सकता? क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी हमारी सिचुएशन को कि यूनिटरी मेथड में अप्लाई कर सकूं उस कंडीशन को? क्या हमेशा अप्लाई किया जा सकता है या कोई स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई करने पे अप्लाई किया जा सकता है? हाँ, यूनिट, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला दिमाग। कब अप्लाई किया जा सकता है और कब अप्लाई नहीं किया जा सकता यूनिटरी मेथड? तो अगर मैं ये वाली क्वांटिटी को फॉर एग्जांपल x बोल रहा हूं और नंबर ऑफ बनानास को y बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 5x/10 या x/2 y के बराबर हो गया, y के बराबर हो गया ना? नंबर ऑफ बनानास को अगर y बोल रहा हूं तो x/2 y के बराबर हो गया। यह आ गया y = x/2। y और x ये दो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये अल्फाबेट्स, ये वेरिएबल्स दो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
एक्स चेंज करेगा तो वाई चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंग, एक्स चेंज करेगा तो वाई चेंज करेगा ना। जितना ज्यादा होगा एक्स, वाई भी उतना ज्यादा होगा। जितने ज्यादा रुपये होंगे आपके पास, अकॉर्डिंगली उतने ज्यादा बनाना तो आप खरीद सकते हैं। ये कैसा रिलेशनशिप है, ध्यान से देखिए इस रिलेशनशिप को, वाई और एक्स के बीच लीनियर। कैसी रिलेशनशिप है ये? लीनियर, लीनियर रिलेशनशिप। क्या जरूरी है हर रिलेशनशिप लीनियर ही हो? भाई कभी क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। क्वाड्रेटिक का मतलब समझते हैं? भाई हो सकता है एक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो। एक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल का मतलब एक्स डबल होगा तो वाई डबल नहीं होगा, वाई 4 टाइम्स हो जाएगा। भाई वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होगा? एक्स को आपने डबल किया तो वाई डबल होगा, तब 4 टाइम्स हो जाएगा। वाई हो सकता है एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल हो, कि एक्स की किसी और पावर के प्रोपोर्शनल हो अदर देन 1। ऐसी सिचुएशन आ सकती है, नहीं आ सकती है? आ सकती है, बट एक बहुत स्पेशल सिचुएशन है। और वो है कैसी सिचुएशन, कैसी रिलेशनशिप? कैसी रिलेशनशिप? लीनियर। आप लीनियर रिलेशनशिप जब होगी तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तब अप्लाई नहीं कर सकते एनी अदर रिलेशनशिप अदर देन लीनियर, आप अप्लाई नहीं कर सकते यूनिटरी मेथड। लेकिन क्या होता है डे टू डे लाइफ में, बहुत बार हमें लीनियर रिलेशनशिप दिखाई देती है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब समझ रहे हैं? जब मैं लीनियर रिलेशनशिप बोलता हूं तो y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1, कि भाई x आधा हो जाएगा तो y भी आधा हो जाएगा। x डबल हो जाएगा तो y भी डबल हो जाएगा। x 10 गुना हो जाएगा तो y भी 10 गुना हो जाएगा। इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर रिलेशनशिप। इसके अलावा और कोई रिलेशनशिप हो, जैसे y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो, y प्रोपोर्शनल टू 1/x हो, y प्रोपोर्शनल टू साइन x हो। साइन समझते हैं ना, साइन फंक्शन? या y प्रोपोर्शनल टू 2 टू दी पावर x हो। लीनियर के अलावा कोई भी और रिलेशनशिप हो, आप यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। केवल और केवल कब अप्लाई कर सकते हैं बेटा यूनिटरी मेथड? जब चीजें आपस में कैसी रिलेटेड हो? लीनियरली। जब चीजें एक दूसरे से लीनियरली रिलेटेड हो, केवल और केवल तभी आप क्या कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं? यूनिटरी मेथड। और केमिस्ट्री के इस चैप्टर में हमें बहुत बार, ऑलमोस्ट हर बार, क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप कैसा नजर आएगा? लीनियर। तो हम क्या कर पाएंगे? यूनिटरी मेथड अप्लाई कर पाएंगे। समझे क्या? तो व्हेन कैन यूनिटरी मेथड बी अप्लाइड? when linear relationships when linear relationships between physical quantities, जब फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में लीनियर रिलेशनशिप हो तो हम तब अप्लाई कर सकते हैं बेटा यूनिटरी मेथड। एंड व्हेन इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एनी अदर रिलेशनशिप अदर देन लीनियर, फॉर एनी अदर रिलेशनशिप, फॉर एनी अदर रिलेशनशिप, for any other relationship, we cannot apply unitary method.
हम और किसी रिलेशनशिप के लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आई बेटा? तो कुछ सिचुएशंस जरा देखें, जैसे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपने इस तरीके के सवाल पहली बार कब किए होंगे, 5th 6th में किए होंगे शायद, या 4th में कभी किए होंगे, 4th क्लास या 5th क्लास में। हाँ, यूनिटरी मेथड। क्वेश्चन है, 4 मैंगोज कॉस्ट ₹12, हाउ मच डू 9 मैंगोज कॉस्ट? मेरी शक्ल मत देखिए, निकालिए। और देख के नहीं होगा सवाल, करके होगा ना। प्रोसीजर फॉलो करिए। 4 मैंगोज कॉस्ट ₹12 और मुझे पता लगाने हैं 9 मैंगोज कितने कॉस्ट करेंगे। तो मैं पहले क्या निकाल लूंगा? 1 मैंगो। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है? जो भी है पहले 1 के लिए निकाल लूंगा, फिर जिसके लिए निकालना होगा उसके लिए निकालूंगा। तो 1 मैंगो कितना कॉस्ट करेगा बेटा? 1 मैंगो कितना कॉस्ट करेगा? 12/4 कितना? ₹3। ₹3 कॉस्ट किया बेटा 1 मैंगो। मुझे कितने मैंगोज का प्राइस पता लगाना है? 9 मैंगोज। तो 9 मैंगोज की कॉस्ट सिंपली क्या हो जाएगी? तो 3 इंटू 9 मतलब 27। सिंपल सा तरीका है बेटा, सिंपल सी रिलेशनशिप है, बल्कि सिंपलेस्ट पॉसिबल रिलेशनशिप है। इससे ज्यादा सिंपल रिलेशनशिप फिर चीज कांस्टेंट ही हो सकती है, फिर या तो चेंज ही ना करे, बट इससे ज्यादा सिंपल रिलेशनशिप नहीं हो सकती दो चीजों के बीच। तो यही सिंपलेस्ट रिलेशनशिप जो हमें केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी और अपनी डेली लाइफ में भी बार बार नजर आती है। तो इस रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए जो तरीका हम अपनाएंगे, तो तरीके का नाम क्या है? यूनिटरी मेथड। अगला करिए, 20 टाइल्स वे 5 kg, हाउ मच डू 7 टाइल्स वे? तो 20 टाइल्स वे 5 kg। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले 1 टाइल के लिए निकालेंगे। 1 टाइल कितनी वे करेगी? 5/20 kg ना, विच इज 1/4 kg। तो आप निकाल सकते हैं 7 टाइल्स कितना वे करेंगी? 7 टाइल्स वे करेंगी 1/4 इंटू 7। 7/4 kg आ गया बेटा, आया? डेसिमल में निकाल लूं 7/4, बोल दीजिए 7/4। 1.75 1.75 kg। डेसिमल में ये आंसर हो गया। अगला, इफ अ मैन वांट्स टू कैरी नो मोर देन 12 kg, हाउ मेनी टाइल्स कैन देयर बी इन 1 लोड? एक आदमी 12 kg, वही सवाल का कंटिन्यूशन है, 12 kg कैरी कर सकता है, तो कितनी टाइल्स वो कैरी कर सकता है ये पूछ रहा है। तो एक टाइल का अब उल्टा हो गया ना, अब मुझे केजी में टाइल बतानी है। तो क्या दिया था मुझे? 5 kg में 20 टाइल्स हैं। अब उल्टा कर सकता हूं मैं, 5 kg में 20 टाइल्स हैं, तो 1 kg में कितनी टाइल्स होंगी बेटा? 1 kg में कितनी टाइल्स होंगी? 20/5। तो 4 टाइल्स है 1 kg में। मुझे कितने kg में पता करनी है नंबर ऑफ टाइल्स? 12 kgs में। तो 12 kgs में कितनी टाइल्स हो जाएंगी बेटा? 12 इंटू 4 इंटू 12 कितना हो गया? कितना हो गया? 48 टाइल्स। तो वो आदमी कितनी टाइल्स कैरी कर सकता है भाई? 48 टाइल्स कैरी कर सकता है। तो अगर चीजें लीनियरली रिलेटेड है बेटा, तो मैं केवल 1 वे नहीं 2 वे लगा सकता हूं यूनिटरी मेथड। जैसे यहां टाइल का केजी से यूनिटरी मेथड लगाया, तो मैं केजी का नंबर ऑफ टाइल से भी यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं। दोनों करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट, अ टैंक इज 3/5 फुल, कंटेन्स 1800 लीटर, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी? तो जब 3/5 फुल है, 3/5 फुल है, तब कैपेसिटी है 1800 लीटर। यही दे रखा है मुझे, तो 1 फुल हो जाएगा। 1 फुल मतलब पूरा टैंक। तो 1 फुल जब हो जाएगा बेटा,
1 फुल हो जाएगा, तो इसको यहां के डिनोमिनेटर में लाऊंगा, तो 1800 अपॉन 3/5। बेटा इतना तो आता होगा आपको, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जब नंबर होता है तो वो कहाँ चले जाता है, न्यूमरेटर में। तो 5 कहाँ चला जाएगा बेटा, न्यूमरेटर में। तो ये हो गया 5 इंटू 1800/3, कैंसिल हुआ 600 इंटू 5 कितना हो गया बेटा, 3000 लीटर। तो एक फुल टैंक की कैपेसिटी कितनी है बेटा, एक फुल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 3000 लीटर। समझे क्या। उसके बाद 10 टैंक की कैपेसिटी पूछ लेता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता इसको, कितने की भी पूछ सकता था उसके बाद। बढ़ो आगे। बेटा ये लग आसान रहा होगा अभी, लेकिन जब मोल कंसेप्ट में हम अप्लाई करने जाएंगे तो भूलना नहीं है इसको, ये अप्लाई करना है। लीनियर रिलेशनशिप किन्हीं भी दो चीजों के बीच है, कर सकता हूं ना मैं अप्लाई। Wesley copied 6,000 word essay in 80 minutes. How many words can be copy out in 6 hours? तो सबसे पहले तो ये मिनट में दिया है, ये आवर्स में दिया है। सबसे पहले इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करता हूं, दो अलग अलग यूनिट नहीं यूज करूंगा ना टाइम की, किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी की सेम ही यूनिट यूज करूंगा इनिशियली और फाइनली। तो 6 आवर में कितने मिनट होते हैं बेटा, बेटा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 6 आवर्स में कितने मिनट, कितने, 360। भाई 6 इंटू 60, तो 360 मिनट्स हैं बेटा। लगाएं यूनिटरी मेथड। तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी कॉपी आउट इन 360 मिनट। तो मिनट को वर्ड से लिंक करूं या वर्ड को मिनट से, कैसा लगाऊं यूनिटरी मेथड, मिनट्स को वर्ड से, क्योंकि मुझे फाइनली मिनट दिया हुआ है और वर्ड्स फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है बेटा उसको राइट हैंड साइड रखेंगे, और जो दिया है इनिशियली और फाइनली उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। इनिशियली टाइम दिया है, फाइनली भी टाइम दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसे रखेंगे बेटा, जो दिया है, और राइट हैंड साइड जो पता करना है। तो 80 मिनट्स में कितने वर्ड्स बेटा, 6000 वर्ड्स। 80 मिनट्स में 6000 वर्ड्स। तो 1 मिनट में कितने वर्ड्स, 1 मिनट में कितने वर्ड्स, 6000 बाई 80 वर्ड्स। और कितने मिनट में पता लगाना है मुझे, कितने मिनट में पता लगाना है, 360। तो 360 मिनट में कितने वर्ड्स, 6000 अपॉन 80 इंटू 360। प्लीज करिए कैलकुलेशन, आ रहा है आंसर। 0 से 0 को कट कर देता हूं पहले, फिर ये 2 जा रहा है, ये 9 जा रहा है, 1 ये 3000, कितना आ गया बेटा, 27,000 आया क्या। लास्ट वाला भी कर दीजिए बेटा जल्दी से। If a car takes 24 minutes to cover 15 kilometer length of road, how long will it take to cover 100 kilometer? अब जो दिया हो ना बेटा इनिशियली फाइनली, उसको कहां रखेंगे, लेफ्ट में, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना 2 वे यूज किया जा सकता है यूनिटरी मेथड। भाई एक्स वाई के लीनियरली डिपेंडेंट है, तो वाई भी तो एक्स के लीनियरली रिलेटेड है। तो लेफ्ट हैंड साइड रखूंगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर में कितना टाइम लग रहा है, 24 मिनट। मुझे 100 किलोमीटर में पता लगाना है, तो पहले कितने में पता लगा लूंगा बेटा, 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगने वाला है, 24/15 मिनट। तो 100 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, 24/15 इंटू 100 मिनट। हो पा रही है कैलकुलेशन। ये 3 कट रहा है, ये सॉरी
ये 5 जा कट रहा है, ये 8 जा, 1 जा 20 जा, कितना आ गया बेटा? 160 आया। 160 मिनट लगने वाले 100 किलोमीटर कवर करने में। क्या? जैसे अब जरा थोड़ा केमिस्ट्री के सवालों में उतरते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एमोनियम डाइक्रोमेट। ये तो सिंपल है। तो 1 मोल एमोनियम डाइक्रोमेट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स बताने बेटा। ऑल, सारे एलिमेंट जो ये कंपाउंड बनाने में इन्वॉल्व है। कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है बेटा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्रोमियम, ऑक्सीजन। दिख रहे हैं? एक मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड में कितने एटम्स हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं ऑल एलिमेंट्स के? दिख रहा है, नजर आ रहा है केमिकल फॉर्मूले से? 2 तो नाइट्रोजन के हैं, 8 हाइड्रोजन के हैं, फिर क्रोमियम के 2 और ऑक्सीजन के 7। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एमोनियम डाइक्रोमेट में कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं ऑफ ऑल एलिमेंट्स? 19 एटम्स इन्वॉल्व है बेटा एक मॉलिक्यूल में। मुझे पता लगाना है एक मोल में कितने एटम्स होंगे भाई। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 19 मोल्स। भाई एक मॉलिक्यूल में 19 एटम्स, एक्स मॉलिक्यूल्स में 19x। एक्स हो गया फॉर एग्जांपल मोल। मोल भी तो एक काउंटिंग यूनिट ही है। तो 1 मोल में कितने एटम्स? 19 मोल ऑफ एटम्स। 19 मोल ऑफ एटम्स। 19 मोल ऑफ एटम्स। बट उसने मुझे मोल्स में नहीं पूछा है, उसने मुझे टोटल नंबर पूछा है। अब इतना तो पता है आपको 1 मोल में कितनी एंटिटीज होती हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। पिछली क्लास में बेटा 3 फॉर्मूले कराए थे। नंबर ऑफ मोल्स को मास से रिलेट करने वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट करने वाला फॉर्मूला, एंड नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम ऑफ गैस से रिलेट करने वाला फॉर्मूला। याद है? अगर ध्यान से सोचे आप बेटा, तीनों फॉर्मूले में एक बार फिर से लिख रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स is number of particle upon Avogadro number, and number of moles is volume of gas at STP divided by कितना? 22.4 लीटर। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, नंबर ऑफ मोल्स की मास से कैसी रिलेशनशिप है? लीनियर। नंबर ऑफ मोल्स की नंबर ऑफ पार्टिकल से कैसी रिलेशनशिप है? लीनियर। और नंबर ऑफ मोल्स की वॉल्यूम ऑफ गैस से कैसी रिलेशनशिप है? इसीलिए हम क्या अप्लाई कर पाएंगे बार बार? यूनिटरी मेथड, क्योंकि रिलेशनशिप्स कैसी है बेटा यहां पर? लीनियर। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में 19 मोल ऑफ एटम्स हो गए, बट मुझे नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं 19 मोल्स ही। बट अब मोल को उसके असली फॉर्म में डाल दूंगा। 1 मोल इज हाउ मेनी एंटिटीज? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो जाएगा 19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। कैलकुलेशन करें थोड़ी सी। 10⁻23 तो आने वाला है, और मतलब आगरा और बॉम्बे तो गलत है। आगरा बॉम्बे गलत है, कलकत्ता भी गलत है। 19 इंटू 6 कितना होता है करीब?
19 6 दा 114 अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट दे रखा ना, वो बात के डेसिमल वाले छोड़ रखे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 114 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया बेटा? चलिए बढ़ो आगे। अभी आसान लग रहा होगा, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ेगी इसकी, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ते जाएगी बेसिक्स को नहीं भूलना है। और बेसिक में यहाँ यूनिटरी मेथड है, बार बार बेसिक में बार बार क्या है बेटा? यूनिटरी मेथड, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और फिजिकल क्वांटिटीज आपस में कैसे रिलेटेड है देख रहे हैं? लीनियरली रिलेटेड है। तो मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं बार बार, नंबर ऑफ मोल्स और मास के बीच, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच, या नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम के बीच। बढ़ो आगे। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 16 ग्राम ऑक्सीजन? आसान है, ये किया हुआ है पहले भी। ऑक्सीजन के एटम्स पूछ रहा है वो 16 ग्राम ऑक्सीजन में, ठीक है। तो मास से रिलेट कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, क्या कर देते हैं? मास और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशनशिप याद है, एंड नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स में रिलेशनशिप क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। रिलेट कर दूं आपस में, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया बेटा? 16 ग्राम। मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन के एटम का? 16 ग्राम। ऑक्सीजन के एटम का मोलर मास क्या होता है? 16 ग्राम। तो एन क्या हो गया बेटा? ये हो गया 1 इंटू Na, मतलब कितने कितने एटम्स? अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स, फिर से बोलिए अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। बढ़ो आगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस। जैसे हाइड्रोजन गैस बोल दिया मतलब H2 है बेटा, H नहीं है अकेले, क्या है? H2। हाइड्रोजन गैस में मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ना कि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मोलर मास कितना हो गया इसका? मोलर मास कितना हो गया? 2 ग्राम। 20 ग्राम टोटल मास दे रखा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। फिर से नंबर ऑफ मोल्स रिलेट होता है मास से, कैसे बोलिए बेटा? फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास ना, मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम से कैसे रिलेटेड होता है? वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकता हूं कि मास अपॉन मोलर मास विल बी वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। चलता है, वही तो मैंने बताया था, चलता है। एनटीपी एसटीपी दोनों में ही क्या लेंगे हम? मोलर वॉल्यूम 22.4। वैसे अलग होती है बट सवालों में यही करना पड़ता है बेटा। तो मास की जगह कितना डाल दूं? 20 ग्राम। मोलर मास की जगह 2 ग्राम इक्वल टू वॉल्यूम पता लगानी है हमको अपॉन 22.4 लीटर। क्या आ गई बेटा वॉल्यूम? क्या आ गई वॉल्यूम? ये 10 कटा 22.4 इधर आया तो कितनी हो गई? 224 लीटर। अब ये सारी बातें मैं यूनिटरी मेथड से भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि भाई नंबर ऑफ मोल्स मास से लीनियरली रिलेटेड है और नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम से भी लीनियरली रिलेटेड है। तो मास और वॉल्यूम भी आपस में कैसे रिलेटेड है? लीनियरली। नहीं क्या? मास इज मास ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर ऑल्सो व्हाट बेटा? लीनियरली रिलेटेड, ठीक है। तो
कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितनी वॉल्यूम एक्वायर करती है एनटीपी पे? 2 ग्राम, 2 ग्राम 1 मोल हो जाएगा ना। 2 ग्राम कितनी वॉल्यूम एक्वायर करती है एनटीपी एसटीपी पे? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। मुझे कितने ग्राम में पता लगानी है वॉल्यूम? 20 ग्राम में। तो क्या लगा दो बेटा? यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं कि भाई 1 ग्राम में कितनी वॉल्यूम होगी? 1 ग्राम में कितनी वॉल्यूम होगी? 22.4 डिवाइडेड बाई 2। तो 20 ग्राम में कितनी वॉल्यूम होगी बेटा? 22.4 बाई 2 इंटू 20, तो ये 10। तो क्या आंसर आ गया यहां से भी? 224 लीटर। तो आप चाहें तो ये फॉर्मूले यूज कर लीजिए बेटा, या फिर क्या यूज कर लीजिए? यूनिटरी मेथड। दोनों तरीके सही हैं। क्या दिक्कत हुई बेटा? हाँ बिल्कुल, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों आनी भी चाहिए, दोनों ही आनी चाहिए। बट जब प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाती है ना बेटा, तब प्रिफर्ड होता है फॉर्मूले यूज करना ना, कम कंफ्यूजन होगा आपको। यूनिटरी मेथड से भी हो जाएंगी प्रॉब्लम्स, बट इजी होंगी तो आराम से हो जाएंगी, पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा तब हम फॉर्मूलों पर भरोसा ज्यादा करेंगे बेटा। फॉर्मूले हमको रिजल्ट निकाल के देंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 एट एनटीपी। फिर से एनटीपी आया बेटा, लेकिन डेटा देख रहे हैं 11.2। 11.2 22.4 का आधा है, समझ रहे हैं? भले उसने एनटीपी वर्ड दिया तब भी हम मोलर वॉल्यूम 22.4 ही लेंगे बेटा। यही कन्वेंशन चला आ रहा है अभी भी। द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन 11.2 लीटर ऑफ SO2। ठीक है, यूनिटरी मेथड से करूं क्या इसको? दिया है 11.2 लीटर, जो दिया होता है उसको लेफ्ट में रखते हैं और जो अननोन होता है उसको राइट में। आपको क्या पता है? आपको पता है कि 1 मोल मतलब 22.4 लीटर में, 22.4 लीटर में 1 मोल होता है। मुझे नंबर ऑफ एटम्स पता लगाने हैं। 1 मोल ऑफ SO2 में कितने एटम्स, सारे एटम्स की बात हो रही है, एटम्स। भाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 में 1 सल्फर का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। कितने एटम्स हैं SO2 में? 3, 1 मॉलिक्यूल में। 22.4 लीटर में 1 मोल ऑफ SO2 होगा। 1 मोल ऑफ SO2 में 3 मोल ऑफ एटम्स होंगे, होंगे नहीं होंगे? 1 मोल, 1 मोल ऑफ SO2 में कितने मोल्स ऑफ एटम्स हैं? 3 मोल्स, मतलब 3 इंटू Na एटम्स। समझ रहे हैं क्या? 22.4 लीटर में 3 Na एटम्स हो गए ना। कितनों में पूछा है मुझसे? 11.2 लीटर में। अब इतना तो आ जाना चाहिए बेटा। बार बार 1 लिखूं क्या मैं? 1 लिखूं क्या बार बार कि 22.4 लीटर में 3 Na, तो 1 लीटर में 3 Na अपॉन 22.4। क्यों लिखूं एक एक्स्ट्रा लाइन फालतू में? सीधे 11.2 लीटर में लिख देता हूं। 11.2 लीटर में हो जाएगा 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन 22.4 इंटू 11.2 एटम्स। समझे क्या बेटा? 1 जा 2 जा, क्या आ गया? क्या आ गया? 3/2 Na। चाहे तो Na को क्या पुट कर दें हम? 6.022 इंटू 10⁻23। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? कौन सा ऑप्शन सही है?
मैंने यहां फॉर्मूलों का यूज किए बिना यूनिटरी मेथड से कर लिया बेटा। आपको फॉर्मूले भी आने चाहिए, आपको यूनिटरी मेथड भी आना चाहिए, दोनों आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा बार बार आप देखें, तीन चीजें, तीन ना, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम एट एसटीपी। तीनों किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है, तो ये आपस में भी रिलेटेड है। और कैसे रिलेशन है सारे के सारे? लीनियर। इसलिए मैं सबका आपस में क्या लगा सकता हूं? यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं सबके बीच में। नेक्स्ट, फाइंड द वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट in 1.61 ग्राम of Na2SO4 dot 10H2O। ये 10H2O ना, ये डॉट के बाद 10H2O है। ठीक है, होता क्या है, ये डॉट वाले जो एलिमेंट है, शायद पहली बार देखेंगे आप वाले कंपाउंड। देखा है इससे पहले? क्या होता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, उसके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स उसके साथ वीक फोर्सेस से जुड़ जाते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस हम पढ़ेंगे बाद में, उनसे जुड़ जाते हैं, तो वो फिर एक और बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहां पर जो ये H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, 10 H2O के मॉलिक्यूल्स और Na2SO4 के मॉलिक्यूल, उनके बीच में बॉन्डिंग कोवलेंट या आयनिक नहीं होती है। जैसे क्या होता है, जब कंपाउंड बनता है तो मेजरली दो टाइप की बॉन्डिंग्स बनती हैं। सुना है ये नाम आपने? नाम तो सुने होंगे, सीखेंगे हम बाद में डिटेल में, कोवलेंट बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स। लेकिन यहां पर जो ये H2O इसके साथ जुड़ रहे हैं, वो ना तो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, ना आयनिक बॉन्ड से, वो अलग तरीके के बॉन्ड हैं और उनसे वीकर बॉन्ड हैं, इसलिए इसको ऐसे दिखाया जाता है डॉट करके है। लेकिन ये एक सिंगल बड़ा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फाइंड द वेट ऑफ वाटर, weight of water present in 161 gram of Na2SO4 dot 10H2O। ठीक है, तो बेटा हमें मोलर मासेस निकालने पड़ेंगे इनके। शुरू करें। सोडियम मोलर मास अकेले सोडियम का 23, याद किया नहीं किया अभी तक? 11 एटॉमिक नंबर होता है उसका, 11 2 22 प्लस 1 23। लेकिन उसके कितने एटम्स हैं? 2। प्लस सल्फर, याद करिए, सल्फर 32। एटॉमिक नंबर क्या होता है सल्फर का? 16। इवन नंबर, इवन एटॉमिक नंबर, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 4, ये तो Na2SO4 का हो गया अभी तक, प्लस एक H2O मॉलिक्यूल का कितना मोलर मास होता है? 18। ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 हाइड्रोजन 18, तो 18 इंटू 10। दिख रहा है बेटा? तो पूरा नंबर क्या निकल के आ गया, जरा जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए, कितना आ गया मोलर मास? ये 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180। ये तेरी शक्ल देख के नहीं होगी ना कैलकुलेशन। कितना नंबर, कितना आया निकालिए? 322। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाली कैलकुलेशन से डरना नहीं है, करना है उनको, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत बार आएंगी, अभी तो शुरुआत है जस्ट। कितना आया बेटा ये? 322। 322 ग्राम हो गया ना पूरे Na2SO4.10H2O का मोलर मास। उसमें कितना ग्राम पानी है? 180 ग्राम। मुझे उसके 1.61 ग्राम में पानी का मास बताना है। क्या लगा दूं बेटा आपस में इनका? यूनिटरी मेथड। टोटल मास ऑफ कंपाउंड और मास ऑफ वाटर इन दैट कंपाउंड आपस में लीनियरली रिलेटेड होगा, होगा नहीं होगा? क्या लगा सकता हूं इनके बीच आपस में बेटा? यूनिटरी मेथड। तो लेफ्ट हैंड साइड वो रखेंगे जो पता है,
इनिशियली भी और फाइनली भी। क्या पता है मुझे? 322 ग्राम मोलर मास पता है और 1.61 ग्राम पूरे कंपाउंड का मास दिया है, ये पता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वही रखूंगा कि भाई 322 ग्राम ऑफ कंपाउंड में कितने ग्राम ऑफ पानी है बेटा? 180 ग्राम पानी है। तो 1.61 ग्राम में कितना पानी होगा ये पूछ रहा है। मैं सीधे क्या अप्लाई कर दूं बेटा? यूनिटरी मेथड। या पहले मोल्स निकालता फिर आगे बढ़ता और टाइम लगता ना? लगता नहीं लगता? हो जाता उससे भी फॉर्मूले यूज करके। बट क्यों सीख रहे हैं यूनिटरी मेथड बेटा? हम टाइम बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए फॉर्मूलों से चलते तो यहां से यहां पहुंचते, फिर इससे अगला फॉर्मूला लगा के आगे पहुंचते। अभी हम सीधे यहां से यहां पहुंच जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। तो 1.61 ग्राम में कितना बेटा? 180 डिवाइडेड बाई 322 इंटू 1.61 ग्राम, इतना पानी प्रेजेंट होगा। ये क्या है? ये पूरा कंपाउंड का है ना, ये Na2SO4 डॉट 10H2O का है मास यहाँ, और यहाँ किसका मास है? केवल H2O का मास। तो ये कितना आ गया? कट रहा है क्या? 161 का डबल, हाँ ये दिख रहा है ना, 161 का डबल क्या होगा? 322। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस राइट ले जाऊं तो इसको 1.8 बना दूं, इसको 2 से कट कर दूं, 1.8 अपॉन 2 0.9। क्या रहे बेटा? यूनिटरी मेथड क्यों यूज कर रहे हैं हम समझ रहे हैं? टाइम बचाने के लिए। फॉर्मूले भी आने चाहिए हमको, बट यूनिटरी मेथड से टाइम बहुत बचता है। नेक्स्ट, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑलवेज हैज फॉर्मूला NH3 irrespective of method of preparation or sources. That is, 1 mole of ammonia always contain 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen. सही बात है, पता है ना ये हमको, जो भी लिख के दिया है उसने पहली लाइन में। In other words, 17 gram of NH3, 17 gram of NH3 always contains 14 gram of nitrogen and 3 gram of hydrogen. NH3 अमोनिया का मोलर मास है 14, 17 अमोनिया का मोलर मास है 14, नाइट्रोजन का मोलर मास है नाइट्रोजन एटम का, और 3 हाइड्रोजन का मोलर मास 3 ग्राम हो जाएगा। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। सिंपल सी बात है बेटा। तो कोई मुझे बताएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। तो सिंपली परसेंटेज क्या होता है? जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100, ये जानते हैं बेटा परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 का मतलब हो जाएगा मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ NH3 मल्टीप्लाइड बाई क्या? 100। तो कितना हो गया बेटा ये? 14 अपॉन 17 इंटू 100। करीब करीब कितना आ गया है परसेंटेज, बता दीजिए जल्दी से। 14 अपॉन 17 इंटू 100। यहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, सीधे सीधे कैलकुलेट करेंगे बेटा। डिवाइड करिए 1400 को 17 से, आती है 17 की टेबल, कितना? आती है 17 की टेबल, 1400 अपॉन 17। कितना टाइम्स किया पहले? हाँ 9 टाइम्स। हाँ 8, 17 8 दा 17 8 दा 122, 1 17 8 दा
कितना 136, 4 बचा, 4 0, 17 2 जा 34, 6 0, 17 3 जा 51, तो करीब 82.3%। वाह, 82.35% करीब। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन NH3, ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ NH3 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 3/17 इंटू 100, यह आ गया 300/17। बताइए भाई फिर से कैलकुलेशन करके, 17 1 जा 17, फिर कितना हो गया 130, 130 ना, कितना 17 7 जा 17 7 जा कितना होता है 119, कितना बचा 110, 130 था ना, 119, तो 0.6, तो करीब 17.6% क्या है हाइड्रोजन। दोनों का एडिशन 100 आ रहा है, करीब करीब 99.9 आ रहा है, वो डेसिमल्स की वजह से ना। चलिए तो क्लास एंड करेंगे इस कंसेप्ट से। कंसेप्ट का नाम है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, डेंसिटी तो जानते हैं बेटा पहले से, फेमिलियर है डेंसिटी से। डेंसिटी ऑफ एनीथिंग इज मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। डेंसिटी सिंपली क्या होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको बेटा हम एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलेंगे, क्योंकि एक रिलेटिव डेंसिटी का भी टर्म यूज होता है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ एनी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। जैसे लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए स्टैंडर्ड सब्सटेंस लिया जाता है वाटर, वहीं गैसेस के लिए स्टैंडर्ड सब्सटेंस लिया जाता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक स्पेशल कंडीशन की रिलेटिव डेंसिटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी ऑफ H2O आपको याद होनी चाहिए हमेशा के लिए। जानते हैं बेटा हाउ मच इज डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस? कितनी होती है पानी की डेंसिटी? पता है नहीं पता? नहीं पता? पता है, बचपन से पता है आपको पानी की डेंसिटी? नहीं पता? 1 लीटर पानी में कितना मास होता है? हाँ, 1 लीटर पानी में कितना मास होता है? नहीं पता? हाँ, 1 लीटर पानी, एक मग्गा है 1 लीटर का, 1 लीटर पानी का मास कितना होता है 1 kg। 2 लीटर पानी का मास 2 kg। ऐसे ही बनाई गई है ना यूनिट्स। वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, वाटर को ध्यान में रख के ही यूनिट्स बनाई गई है बेटा। नहीं पता ये आपको? अब दूध खरीदते हैं, लीटर में खरीदते हैं केजी में खरीदते हैं? एक्चुअली दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि दूध का मेजर कंटेंट पानी ही होता है। तो दूध की डेंसिटी भी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं 1 kg पर लीटर ही होती है। 1 लीटर दूध खरीदते हैं तो उसका मास करीब कितना होता है
1 kg होता है। हाँ, शहद खरीदेंगे तो क्या क्या 1 लीटर शहद की मास 1 kg होगा? नहीं, शहद ज्यादा डेंस होता है। लेकिन पानी की डेंसिटी हमेशा के लिए याद रखनी बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? याद रखनी है हमेशा के लिए। कॉमन सेंस की बात भी है, ये जनरल नॉलेज की बात भी है। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा? 1 kg/लीटर। बट कभी कभी हमें एसआई यूनिट में यूज करना पड़ेगा। केजी तो एसआई यूनिट है, बट लीटर एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या है? वॉल्यूम की, मीटर क्यूब। याद है 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर? 1 मीटर क्यूब इज 1 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर ना बेटा। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर बाई 1 मीटर का बॉक्स इमेजिन करिए, क्या उसमें 1 लीटर पानी आएगा? 1000 लीटर पानी आएगा उसमें। तो लीटर की जगह क्या लिख सकता हूं? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10⁻³ kg/मीटर क्यूब। मतलब क्या? 1 मीटर बाई 1 मीटर का बॉक्स इमेजिन करिए, उसको पानी से भर दें आप, तो कितना केजी पानी आएगा उसमें? 1000 लीटर पानी आएगा। समझे? बट एक और यूनिट याद रखनी है, वो है ग्राम पर ml। ग्राम पर ml सिंपली इसी से भी देख सकते हैं आप। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 10⁻³ ग्राम होता है, और लीटर को मिलीलीटर, कितने मिलीलीटर 1 लीटर में? 1000 10⁻³ मिलीलीटर। 10⁻³ से 10⁻³ कट गया तो क्या आ गया? 1 ग्राम/ml। 1 मिलीलीटर पानी का मास कितना होता है बेटा? 1 ग्राम। याद रखनी है ये यूनिट्स में वैल्यू। इसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में ही लिक्विड और सॉलिड्स की रिलेटिव डेंसिटी एक्सप्रेस की जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक स्पेशल कंडीशन की रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। बट स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे बोलेंगे बेटा? ये वर्ड आएंगे इसलिए इनको कर रहे हैं बेटा, सवालों में वर्ड आएंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते ही कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जरा फिजिक्स में जाऊं मैं। हाँ, नहीं, डिग्री सेल्सियस। 4 केल्विन समझ रहे हैं आप? 4 केल्विन होगा माइनस, लिखें इसको केल्विन में। अरे लिखने में डिग्री में लिखें या केल्विन में लिखें क्या फर्क पड़ता है? तो इसकी जगह आप बोल रहे हैं मैं 277 केल्विन लिख दूं, लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस होता है 277 केल्विन। डजेंट मैटर मैं डिग्री सेल्सियस में लिखूं या केल्विन में लिखूं। हाँ, फिजिक्स में जाऊं थोड़ा सा, तो क्या आप मुझे डेंसिटी की डायमेंशन बताएंगे बेटा? m1l-3। क्या मुझे रिलेटिव डेंसिटी की डायमेंशन बताएंगे? रिलेटिव डेंसिटी की डायमेंशन बताएंगे? सेम, ml-3। हाँ, डायमेंशन लेस हो जाएगी। रिलेटिव डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। न्यूमरेटर में डेंसिटी, डिनोमिनेटर में डेंसिटी, तो क्या डायमेंशन हो गई उसकी? डायमेंशन लेस ना बेटा। वही स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। दिख रहा है क्या? एंड इट इज ऑल्सो यूनिटलेस। कोई यूनिट भी डिफाइन नहीं कर रहे हम इसकी। जैसे बोलेगा सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 5, ऐसे बोलेगा।
जैसे हनी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 5, इसका मतलब उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से 5 टाइम्स ज्यादा है। अब पानी की डेंसिटी हमें आती है, इट इज 1 ग्राम पर ml या 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो हमें सब्सटेंस की डेंसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। बट गैसेस के लिए कुछ अलग यूज होता है। गैसेस की रिलेटिव डेंसिटी को वेपर डेंसिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा गैसेस की रिलेटिव डेंसिटी को? वेपर डेंसिटी। और उसके लिए जो रेफरेंस लिया जाता है वाटर नहीं लिया जाता, वो लिया जाता है बेटा हाइड्रोजन। क्या लिया जाता है? हाइड्रोजन। की डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब डेंसिटी ऑफ गैस पे आते हैं, उसके लिए वापस एक बार पुरानी इक्वेशन जो कि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी उस पर आएंगे बेटा। क्या थी आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। यहां से मैं डेंसिटी का फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे और याद रखना है फिर वो फॉर्मूला हमेशा के लिए। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं लिख सकता हूं मास अपॉन मोलर मास, RT। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो उसको एक तरफ लाऊं तो प्रेशर इनटू मोलर मास अपॉन RT विल बी मास अपॉन वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम ही क्या हो गई बेटा? डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम ही क्या हो गई? डेंसिटी हो गई ना। डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया प्रेशर इनटू मोलर मास अपॉन RT। तो डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला याद रखना आगे से बेटा, PM बाई RT। डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? PM बाई RT। रट्टा मार के याद रखना है। व्हाट इज P इन दिस फॉर्मूला? प्रेशर। व्हाट इज कैप्लम इन दिस फॉर्मूला? मोलर मास। व्हाट इज R? R is universal gas constant and capital T is temperature। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? PM बाई RT। याद रखना है, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन याद रखी है वैसे ये डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। तो बेटा डेंसिटी ऑफ गैस हो जाएगी प्रेशर इनटू मास, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन RT डिवाइडेड बाई प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन RT। यही वेपर डेंसिटी हो जाएगी। सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे है तो चीजें कट गई आपस में, तो क्या बचा बेटा? मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। एंड मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 2 ग्राम। तो वेपर डेंसिटी का मोलर मास ऑफ गैस से क्या रिलेशन है? वेपर डेंसिटी इज मोलर मास अपॉन, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, याद रहेगा। रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेपर डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये जो यूज किया जाएगा ये लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए यूज किया जाएगा, और वेपर डेंसिटी गैसेस की। वेपर डेंसिटी किसके लिए यूज किया जाएगा? गैसेस के। क्लियर है?